हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 14 ऑफ द एसएफएम। सो सीए फाइनल एसएफएम के हम लेक्चर्स कवर करने वाले हैं। उसके अलावा हमने सीए फाइनल के सारे सब्जेक्ट्स एफआर, एससीपीएम, लॉ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, सबके लेक्चर्स हमने अपने चैनल पर डाल रखे हैं। आप जाके उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। और ये सारे लेक्चर स्टडीमेट से कवर किए गए हैं ताकि आपको कोई और बुक ना खरीदनी पड़े और ना पढ़नी पड़े। तो बेसिकली आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ना तो कोई बुक खरीदनी पड़ रही है ना कोई लेक्चर खरीदने पड़ रहे हैं, सब कुछ ही बना बनाया मिल रहा है। तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो उससे काफ़ी फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए देखते हैं इसको आगे। तो स्टार्टअप फाइनेंस कैसे काम करता है, चलिए देखते हैं। तो बेसिक्स ऑफ स्टार्टअप फाइनेंस के बेसिक्स के बारे में बताओ। सम इनिशियल इन्फ्यूजन of the money needed to turn an idea by starting a business into reality. इनिशियल इनिशियल होता है शुरुआत में, इन्फ्यूज़न होता है किसी चीज़ में पैसा डालना, लाइक इन्फ्यूज़ करना, पैसा डालना। तो इनिशियल इन्फ्यूज़न ऑफ द मनी नीडेड टू टर्न एन आइडिया इनटू द रियलिटी। बेसिकली किसी के पास एक आइडिया था, लाइक अगर हम देखें तो मिस्टर ए के पास एक आइडिया था। जस्ट लेट मी गिव एग्जांपल। सो ये है मिस्टर ए, इनके पास आइडिया था ओला का। ओला जब मार्केट में आई थी, सो मिस्टर ए क्या है, ओला खोलना चाहते हैं बाय रेंटिंग कार सर्विस, लेकिन पैसा नहीं है। तो मिस्टर बी आया। मिस्टर बी ने क्या किया, यहाँ पे इस आइडिया में फंड्स डाल दिए, पैसा डाल दिया। तो अब तक तो इसके दिमाग में बस एक आइडिया था मिस्टर ए के, ठीक है, कि मतलब हाँ मेरे को डालना है, मेरे को खोलना है। फंड डालने के बाद आइडिया क्या बन गया, रियलिटी, इनटू अ कंपनी ओला लिमिटेड। सो फंड डालने के बाद ये कंपनी स्टार्ट होगी। तो इसी को बेसिकली आप बोल सकते हो मेकिंग द टर्निंग एन आइडिया इनटू अ रियलिटी। बेसिकली आपका आइडिया क्या है, रियलिटी में कन्वर्ट हो गया। सो इसको आप बोल सकते हो कि ये हमारा स्टार्टअप फाइनेंसिंग है। अब मीनिंग इतने से ख़त्म नहीं होता, अब आगे देखते हैं। वाइल स्टार्टिंग आउट द बिग लेंडर्स लाइक बैंक आर नॉट इंटरेस्टेड इन द स्टार्टअप बिजनेस। बैंक्स वगैरह स्टार्टअप बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं होते। द रीज़न इज डेट व्हेन दे आर जस्ट स्टार्टिंग आउट यू आर नॉट पॉइंट एट वेर ए ट्रेडिशनल लैंडर इन्वेस्टर वुड बी इंटरेस्टेड यू। बेसिकली आपने अभी भी बिजनेस शुरू किया है तो आप उनका, वो लोग इसलिए इंटरेस्टेड नहीं होते क्योंकि उनको आपके ऊपर भरोसा नहीं होता कि आप अपना जो रेंट है या सम जो आपकी लोन की अमाउंट है वो चुका भी पाओगे या नहीं। सो उनके पास बेसिकली एक ही ऑप्शन रहता है, या तो बोरो कर लें अपने घर से, या कुछ अपनी एसेट बेच दें। जो उनके पास एसेट, अपना घर बेच के लोग स्टार्टअप भी करते हैं। आस्किंग द लव वंस, अपने फैमिली या मेंबर से पैसा लें। सो विच डेट इन्वॉल्व ए लॉट ऑफ द रिस्क। बेसिकली इसमें काफ़ी सारा रिस्क होता है। रिस्क ऑफ द बैंकरप्टी, स्ट्रेन रिलेशनशिप विद द फ्रेंड्स एक्सेट्रा। बेसिकली दोस्तों को पैसा दिया, पैसे लेके भाग गए दोस्त, वो चीज़ है। तो the pregnant question is that how to keep the loan from the family and strictly business like। ये क्वेश्चन भी आता है कि बेसिकली आप लोन कैसे भी लोगे फ्रेंड्स और फैमिली से बिजनेसेस के लिए। ये भी एक काफ़ी हार्ड पार्ट होता है एक बिज़नेस को स्टार्ट करने का, क्योंकि आप पूरा रिस्क डाल रहे हो। क्योंकि अगर आप कोई बिज़नेस शुरू कर रहे हो तो उसमें काफ़ी सारा रिस्क है। उनका पैसा डूब गया तो वो चीज़ भी काफ़ी आपके रिलेशंस ख़राब कर सकती है। So, as a good way to success in the field of entrepreneurship, to speed up the initial operations as quickly as possible to get the point where the outside investor can see। So, basically अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप में सक्सेस होना है तो इनिशियल ऑपरेशंस को आपको स्पीड अप करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ताकि आपके जो आउटसाइड इन्वेस्टर्स आपको देख सकें। लाइक आपकी जो कंपनी है फटाफट ग्रो करती जा रही है, तो जो आउटसाइड इन्वेस्टर्स हैं वो भी देखेंगे कि हाँ ये कंपनी काफ़ी स्पीड से ग्रो कर रही है, हमें पैसा डालना चाहिए, फील द बिजनेस वेंचर, और वो इसको एज ए बिजनेस वेंचर की तरह देखेंगे। अब नेक्स्ट आती है बात कि सम बिजनेस कैन ऑल्सो बूटस्ट्रैप्ड। सो बूटस्ट्रैप क्या वर्ड होता है,
लाइक आपने कोई बिजनेस किया, उसमें 10 लाख रुपए लगे थे, 10 लाख के 10 लाख आपने किसी से एक पैसा भी उधार नहीं लिया। आप पहले जॉब करते थे और आपने सेविंग कर रखी थी 10 लाख रुपए की, आपने 10 के 10 वहाँ से लगा दिए, तो पूरा होता है बूटस्ट्रैप की, मतलब खुद से ही अपना बिजनेस लाना, लाइक खुद से अपना बिजनेस बनाना। अटेम्प्ट टू फाउंड दैट बिल्ड ए कंपनी फ्रॉम द पर्सनल फाइनेंसिंग, बेसिकली बिल्ड ए कंपनी फ्रॉम द पर्सनल फाइनेंसेस, खुद के पैसों से बिजनेस स्टार्ट करना, तो उसका आप बूटस्ट्रैप बोल सकते हो। They can be built up quickly as enough to make the money without any help from the investors who might otherwise come into and start dictating the terms. बेसिकली ये काफ़ी बेटर मेथड होता है कि हाँ, मतलब खुद से बिजनेस स्टार्ट कर दो, सारे खुद के पैसे लगा के, ना तो कि इन्वेस्टर की झंझट रहती है इसमें, और आपकी जो स्पीड है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि ना तो किसी से पैसा लेना, ना तो किसी को आपको इंटरेस्ट देना, तो वो फ़ायदा रहता है। लेकिन सबके पास इतने पैसे नहीं होते। In order to launch a business successfully to a level where the large investors are interested in putting their money, basically, लेकिन आप बूटस्ट्रैप फाइनेंस के थ्रू इतना कर लेते हो कि लार्ज इन्वेस्टर्स एक बिजनेस प्लान बना के उसको इम्प्लीमेंट कर दे, ताकि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। सम ऑफ द इनोवेटिव वे ऑफ फाइनेंस है स्टार्टअप, कुछ इनोवेटिव क्या हो सकते हैं स्टार्टअप को फाइनेंस करने के लिए। Every startup need the access to the capital, where for the funding, product development and acquiring the machinery and the inventory or paying the salary to its employee. Basically हर एक स्टार्टअप में आपकी कैपिटल चाहिए होती है, लाइक प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए फंडिंग करना, एक्वायर करना मशीनरीज को, इन्वेंट्रीज को, पे करना सैलरी एम्प्लॉयज़ को। सो एंटरप्रेन्योर बेसिकली सबसे पहले बैंक के बारे में सोचते थे पहले कि हाँ हम बैंक से लोन ले लेंगे, और प्राइमरी सोर्स ऑफ द मनी वो होता था। और बेसिकली जो बैंक्स होते थे वो भी काफ़ी कम इंटरेस्टेड होते थे, लेकिन अब क्या है, कुछ इनोवेटिव मीन्स ऑफ द फाइनेंस आ गए हैं, लाइक उनको नॉन बैंकिंग फाइनेंस भी आप बोल सकते हो। सबसे पहला है पर्सनल फाइनेंस। बेसिकली ये इसको तो आप इनोवेटिव नहीं बोल सकते, क्योंकि ये वही है कि अपनी खुद की सेविंग लगा के बिजनेस को स्टार्ट करना, सो दिस इज़ नॉट अ इनोवेटिव, इतना इनोवेटिव नहीं है। मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर विल not put their money into a deal, they will see how contributed as money from the personal resources. So basically खुद के पैसे लगा के शुरू करना, तो ये तो इतना इनोवेटिव नहीं है। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, पर्सनल क्रेडिट लाइंस। वन क्वालिफाई फॉर द पर्सनल क्रेडिट लाइन बेस्ड ऑन द पर्सनल क्रेडिट एफर्ट्स। सो क्रेडिट कार्ड बेसिकली इसमें थोड़ा सा इनोवेटिव हो सकता है, मतलब इतना भी नहीं, थोड़ा सा, कि मतलब क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू आप फंड्स ले रहे हो क्योंकि आपने क्रेडिट लिमिट को पूरा कर लिया है, और आपके जो पॉइंट्स हैं सिबिल स्कोर वगैरह काफ़ी बढ़िया है, तो आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले रहे हो, तो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है बैंक कि आप इसके थ्रू लोन ले सकते हो और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। एक तो ये चीज़ हो गई। उसके अलावा फैमिली एंड फ्रेंड्स के थ्रू अगर पैसा ले रहे हो, लाइक आपके फैमिली और फ्रेंड्स हैं, उनके थ्रू अगर आपने पैसा लिए जो आप में बिलीव करते हैं, तो वो एक अलग चीज़ हो गई, लोन ऑब्लिगेशन उनके बन जाती है। पीयर टू पीयर लेंडिंग, ये थोड़ा इनोवेटिव हो सकता है। इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ द पीपल कम टुगेदर, लाइक आप जैसे 6 स्टार्टअप्स होते हैं, लाइक हम मानते हैं एक बार, लेट मी गिव एग्जांपल फॉर दिस, जस्ट अ मिनट। लाइक पीयर टू पीयर आप ले सकते हो। इसमें क्या होगा कि ए, बी और सी तीनों अलग अलग स्टार्टअप हैं, और ये लोग एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। रिक्वायरमेंट कितनी है, इसको चाहिए 10 CR, इसको चाहिए 10 CR, इसको चाहिए 20 CR, ठीक है। तो ये तीनों क्या करेंगे, मतलब इसकी रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए एक पूल बना लेंगे पैसों का, इट्स अ पूल ऑफ मनी, जिसमें हर महीने कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ₹1 करोड़, ठीक है, ₹1 करोड़ ईच ईच। सो 3 महीने में कितने हो गए ये, तो एक टाइम के बाद आफ्टर 3 मंथ ये हो गए 9 करोड़, आफ्टर 3 मंथ 9 करोड़। सो 9 करोड़ उठा के दे दिए गए ए को अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, गिवन टू ए फॉर स्टार्ट द बिजनेस।
ठीक है। सो इसको बोलते हैं पीयर टू पीयर लेंडिंग। मतलब तीनों ने मिलकर पैसा इकट्ठा किया और एक बार 3 महीने बाद उसको दे दिया, 3 महीने के बाद बी ने ले लिया, 3 महीने बाद सी ने ले लिया। तो उसको बोलते हैं पीयर टू पीयर लैंडिंग, कि मतलब काफ़ी सारे लोगों ने मिलके इसको पैसे को इकट्ठा किया और फिर लोगों की ज़रूरत, एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इसमें बेसिकली उन्होंने एक दूसरे को दे दिया। इसको पहले बोलते थे, कमेटी भी बोलते थे। लाइक जो पुराना टर्म था कमेटी, लाइक ग्रुप के थ्रू आप पैसे इकट्ठे कर रहे हो और उसको दे दिया आपने, कमेटी। नेक्स्ट है क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग बेसिकली क्या है? क्राउड फंडिंग इज द यूज ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ द कैपिटल from the large number of the individual to finance a new business initiative. Makes the use of the easy accessibility of the vast network of people through the social media and crowdfunding websites. Basically crowdfunding वही है कि छोटे छोटे अमाउंट लेना। लाइक क्राउड फंडिंग में आप ये मान सकते हो कि आप एक शुरू करना चाहते हो एनजीओ, ठीक है, एनजीओ प्लस वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट। एनजीओ छोड़ा, आप एक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट शुरू करना चाहते हो। आपने शुरू करना है वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, आपको शुरू करना है वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट। इसके थ्रू आपने रेज द मनी फ्रॉम पब्लिक। 10,000 is equal to 1% share in company। सो आपने पब्लिक से बोला कि 10,000 रुपीज़ दो, आपको 1% शेयर दूंगा मैं कंपनी के अंदर। सो ये बेसिकली क्राउड फंडिंग के थ्रू होता है। सोशल मीडिया साइट्स होती हैं, क्राउड फंडिंग वेबसाइट्स होती हैं, उसमें इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स एक साथ आते हैं, पैसा डालते हैं, आपको शेयर मिलता है। उसके बाद पब्लिक ने 10,000 के ट्रांचेस में पैसा मिला, ट्रांचेस में पैसा दिया, ठीक है। सो इसको आप बोल सकते हो कि ये क्या है, ये है क्राउड फंडिंग। अब नेक्स्ट क्या है, माइक्रो लोन्स क्या होते हैं? स्मॉल लोन्स होते हैं, इंडिविजुअल को देते हैं लोअर इंटरेस्ट रेट पे नए बिजनेस वेंचर्स के लिए। These loan can be issued by the single individual or the aggregate across a number of the individual who contribute the proportion of the total amount. Like loan at 2% for the SMEs by government. बेसिकली लोन दिया गया, जस्ट अ मिनट, loan at 2% by the government to SMEs। SME को लोन दिया आपने 2% के हिसाब से गवर्नमेंट ने, तो वो क्या है हमारा, वो है माइक्रो लोन, छोटे मोटे लोन। वेंडर फाइनेंसिंग क्या होती है? वेंडर फाइनेंसिंग इज अ फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग इन विच कंपनी लेट द मनी टू द वन ऑफ इट्स कस्टमर सो टेन ही कैन बाय द कस्टमर फ्रॉम द इटसेल्फ। सो वेंडर फाइनेंसिंग क्या है? लाइक आपको खरीदना है बाय क्लॉथ फॉर द रेडीमेड गारमेंट्स। So HDFC will finance your vendor।
सो आपको क्या करना है, क्लोथ्स बाय करने हैं। आपको क्या करना है, क्लोथ्स बाय करने हैं अपने रेडीमेड गारमेंट शॉप के लिए, ताकि आप रेडीमेड गारमेंट्स को सिल के फिर बेच सको। तो एच डी एफ सी ने क्या किया, आपके फाइनेंस कर दिया आपके वेंडर्स को, एंड यू कैन परचेज द क्लोथ्स फ्रॉम डेट गाय। सो वेंडर फाइनेंसिंग ऐसे काम करती है। सो एक बार देख लेते हैं। वेंडर फाइनेंसिंग इज ए फॉर्म ऑफ फाइनेंस in which a company lends the money to one of its customers so that he can buy the products from the company itself. Okay, so ये हो गया हमारा extending the payment term long period for the 30 days payment and the 65 days. So vendor financing. Purchase order financing सेम वही चीज़ होती है कि आपको एक बड़ा ऑर्डर लेना है लेकिन आप ले नहीं पा रहे, तो आप बैंक के थ्रू इस चीज़ को फाइनेंस करा लोगे और ये प्रोडक्ट है उसी टाइप पे आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। तो प्रोडक्ट परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग वही है कि आपके जो फंड्स हैं वो एडवांसली दे दिए जाते हैं सप्लायर को। फैक्टरिंग अकाउंट रिसीवेबल्स क्या है? ए फैसिलिटी इज गिवन टू द सेलर हु हैज सोल्ड द गुड्स ऑन द क्रेडिट टू फंड हिज रिसीवेबल टिल द अमाउंट इट्स फुली रिसीव्ड। बेसिकली फैसिलिटी दी जाती है सेलर को जो अपने गुड्स को बेचता है क्रेडिट बेसिस पे, फंड करने के लिए रिसीवेबल्स को टिल द अमाउंट इज़ फुली रिसीवेबल, जब तक आपकी अमाउंट है फुल रिसीव नहीं हो जाती। व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन द क्रेडिट पीरियड इज फॉर एग्जांपल 6 months, फैक्टर वी पे द मोस्ट ऑफ द अमाउंट फ्रंट एंड द अमाउंट लेटर। बेसिकली आपने क्या किया, लाइक ये चीज़ देखते हैं। मिस्टर ए ने गुड्स परचेज फ्रॉम अस, ठीक है, आपने अलो कर दिया पीरियड फॉर 6 month, लाइक जब तक वो गुड्स नहीं बेचेगा 6 महीने तक आप उससे पैसा नहीं मांगोगे। तो ये चीज़ आपकी फैक्टर अकाउंट रिसीवेबल्स हो गई। अब नेक्स्ट है पिच प्रेजेंटेशन। पिच प्रेजेंटेशन इज शॉर्ट एंड द ब्रीफ प्रेजेंटेशन टू द इन्वेस्टर्स एक्सप्लेनिंग अबाउट द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी। बेसिकली एक शॉर्ट टर्म और आपको ब्रीफ प्रेजेंटेशन दे रही है कि एक्सप्लेनिंग अबाउट द प्रोस्पेक्ट ऑफ द कंपनी, हम क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में, हम कैसे हैं और किस मुकाम तक अब तक हम पहुंच चुके हैं, कितना काम कर चुके हैं, तो वो चीज़। दे शुड इन्वेस्ट टू द स्टार्टअप बिजनेस। बेसिकली उन्हें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, वाई दे इन्वेस्ट टू द स्टार्टअप बिजनेस। सो इस चीज़ को हम ये मान सकते हैं, क्या है आप पिच दे रहे हो एक चीज़ की। सो पिच दी मैंने, पिच फॉर वाई दे शुड invest in our business। like reason of why they should invest in our business। सो उन्हें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, इस चीज़ का हमने रीज़न दिया है। तो इस चीज़ को क्या बोल सकते हैं हम, पिच प्रेजेंटेशन। सो एक ऐसे भी हो सकती है आपकी, बेसिकली फेस टू फेस होगी या ऑनलाइन मीटिंग्स के थ्रू होगी, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के साथ होती है, कस्टमर्स के साथ होती है, को फाउंडर्स के साथ होती है। सो क्या क्या मेथड, क्या हाउ टू अप्रोच। टू स्टार्ट विथ फर्स्ट स्टेप गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ योर सेल्फ, अपने बारे में बताओ, हु आर यू, एंड ऑल्सो यूज़ दिस अपॉर्चुनिटी टू गेट योर इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड इन योर कंपनी। और बेसिकली अपनी अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके ये बताओ कि कैसे कोई इन्वेस्टर इंटरेस्टेड हो सकता है आपकी कंपनी में, एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द वन बिजनेस, और अपने बिजनेस के बारे में मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स
एक्सेट्रा ही बताओ। आपकी टीम क्या है, किस तरह के लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, लाइक क्या क्या उनकी क्वालिफिकेशन है, कितना उनको एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें। प्रॉब्लम, प्रमोटर एबल टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम, बेसिकली कौन सी प्रॉब्लम वो सोल्व करने वाला है, क्या प्रॉब्लम है सोसाइटी में, कौन सी प्रॉब्लम वो सोल्व करने वाला है। लाइक जैसे फेसबुक लॉन्च हुआ था 2004 में, तो उसने कुछ एडिट किए थे सम न्यू फीचर्स जो प्रोफेशनली और बेसिकली काफ़ी बेटर थे ऑर्कुट के मुकाबले। और ये फेसबुक क्या कर रहा था, एक इंस्टेंट हिट बना रहा था पीपल्स के बीच में। कस्टमर्स की हैज़ नो प्राइवेसी वाइल यूजिंग द ऑर्कुट, बेसिकली कस्टमर्स की कोई प्राइवेसी इशू नहीं था ऑर्कुट को यूज़ करते हुए। लेकिन इन फेसबुक यू कैन व्यू ए पर्सनल प्रोफाइल ओनली इफ़ ही एड्स यू टू द लिस्ट। बेसिकली आप तभी उसकी पर्सनल प्रोफाइल को अच्छे से देख सकते हो तब वो आप जब ही आपको लिस्ट में ऐड करेगा। तो ऐसी चीज़ें उसने यूज़ की थी, तो वो इन प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहा था। नहीं तो और कट था पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, लेकिन वो नई चीज़ों के साथ आया था तो इसलिए मार्केट में टिक पाया। अब नेक्स्ट है सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन दोगे आप? लाइक प्रॉब्लम आपने बता दी, इस प्रेजेंटेशन में ये बताओ कि कैसे कंपनी इस प्रॉब्लम को सोल्व करने का शुरू कर लिया। फ्लिपकार्ट स्टार्टेड हुआ था 2007 में इंडिया में, तो ई कॉमर्स का कंसेप्ट लेके आया था और सबसे पहले इन लोगों ने लाइक कैश ऑन डिलीवरी स्टार्ट किया था ताकि लोग कम डरें इंडिया में कि मतलब ऑनलाइन शॉपिंग में अगर हम कैश ऑन डिलीवरी अगर पहले पैसे दे देते हैं तो उस केस में हमें जो सामान है वो नहीं पहुंचता, क्योंकि काफ़ी सारे फ्रॉड्स होते थे। तो उस चीज़ को हटाने के लिए फ्लिपकार्ट क्या लेके आया था, अपना कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम। मार्केटिंग और सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट वेयर द इन्वेस्टर विल बी डीपली इंटरेस्टेड। बेसिकली मार्केटिंग और सेल्स आप कैसे कर रहे हो, मार्केट साइज होता है प्रोडक्ट का, वो कम्युनिकेट किया जाता है इन्वेस्टर्स को। और ये इंक्लूड किया जाता है जो प्रॉफिट है टारगेट कंपनी का, वो बेसिकली प्रिपेयर किया जाए और आंसर किया जाए। हाउ द प्रमोटर इज प्लानिंग टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स, कैसे प्रमोटर प्लान कर रहे हैं अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर्स को। प्रोजेक्शन ऑफ द माइलस्टोन, ये भी देखा जाएगा जो आपके फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस हैं स्टार्टअप कंसर्न से रिगार्डिंग, और जो ऑर्गेनाइजेशंस है आपकी उसके लॉन्ग टर्म लॉन्ग फाइनेंशियल हिस्ट्री है, और जो आपकी एजुकेशन गैस है वो आपकी कितना आप क्या अचीव करना चाहते हो इस इंडस्ट्री में और किस हिसाब से प्रॉफिट बनाओगे। तो फाइनेंशियल प्रोजेक्शन 3 बेसिस पे आपकी ज़्यादा डॉक्यूमेंट की जाती है। तो इनकम स्टेटमेंट प्रोजेक्ट किया जाता है कि कितनी मनी आप बिजनेस में पुट कर रहे हो और कितना मनी जनरेट करने वाले हो प्रोजेक्ट इनकम और एक्सपेंसेस के थ्रू। सेल्स होगी आपकी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्स होगी, एक्सपेंसेस और कैपिटल हो गए। और आपका जो फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस है आपको एक मंथली स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, और सेकेंड ईयर में क्वार्टरली स्टेटमेंट होगी, और जो फॉलोइंग ईयर और बेसिकली ईयर वाइज आपको एनुअल स्टेटमेंट्स बनवानी पड़ेंगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट, आपकी प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट देखी जाएगी, कितना पैसा आप बिजनेस के अंदर डाल रहे हो और कितना बिजनेस से आउट हो रहा है। और एट द एंड ऑफ द ईच पीरियड वन कैन टेली इट शो द आइदर प्रॉफिट और लॉस। बेसिकली आपको ये देखना पड़ेगा हर पीरियड के एंड में कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है क्या। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट शो करते हैं बिजनेस के ओवरऑल फाइनेंशियल्स को, एसेट्स को, लाइबिलिटीज़ को। सो आपको ये एनुअल बैलेंसेस देखने पड़ेंगे अपनी फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस के हिसाब से। कंपटीशन, एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ द कंपटीशन एवन इफ द प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर टू द न्यू एंड यूनिक। बेसिकली हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कंपटीशन होता है, अगर आप कोई भी नया प्रोडक्ट भी दे रहे हो तब भी। इट इज़ नेसेसरी टू हाईलाइट द पिच प्रेजेंटेशन, बेसिकली ये नेसेसरी है कि हाईलाइट करो इसको पिच प्रेजेंटेशन में कि आपके प्रोडक्ट्स हैं कैसे डिफरेंट है अदर कॉम्पिटिटर से, और आपने कैसे कॉम्पिटिटर्स के बेसिस पे उन चीज़ों को एक्वायर किया है। और कंप्लीट डिटेल दो, लाइक नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक्विजिशन प्राइसेस, ये सारी चीज़ें हाईलाइट होनी चाहिए। बिजनेस मॉडल, द टर्म बिजनेस मॉडल इज़ अ वाइडर टर्म डिनोटिंग द कोर एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस। जो आपका टर्म बिजनेस मॉडल है एक वाइडर टर्म है, डिनोट कर रहा है कोर एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस को। बेसिकली पर्पस को बता रहा है, बिजनेस प्रोसेस को बता रहा है, टारगेट कस्टमर्स को बता रहा है, ऑफरिंग स्ट्रेटजीज को बता रहा है कि कैसे किस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। और जो ऑपरेशनल प्रोसेसेस हैं, पॉलिसीज़ हैं, जो कल्चर के हिसाब से काम कर रहे हैं, उन चीज़ों को आपको बता रहा है। सो बिज़नेस मॉडल एक तरीका होता है जिसके थ्रू बिजनेस जनरेट करता है रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट बनाता है कंपनी को ऑपरेशंस के हिसाब से। एनालिस्ट यूज़ करता है टर्म्स ग्रोथ प्रॉफिट में और कंपेयर करता है एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस को फर्म के बिजनेस मॉडल के हिसाब से। जो ग्रोथ प्रॉफिट कैलकुलेट किया जा रहा है या सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड के हिसाब से फ्रॉम द रेवेन्यू। जो बिजनेस मॉडल है इलस्ट्रेट होगा विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल। दो कंपनीज बेसिकली देखी जाएंगी, कंपनी और भी। दोनों कंपनी एंगेज हैं एक बिजनेस में रिमोटिंग द रेंटिंग द मूवीज़। नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम का एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे दो एग्जांपल लेंगे हम लोग। एक तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया नेटफ्लिक्स और एक लिया प्राइम, ठीक है। नेटफ्लिक्स और प्राइम का एग्जांपल लिया। रेवेन्यू दोनों कंपनीज की कितनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है,
5 करोड़ की रेवेन्यू है, 4 करोड़ का इनका बेसिकली वो है, सो 1 करोड़ का प्रॉफिट। सो अब क्या हुआ, अब इंटरनेट का ग्रोथ बढ़ गई और जो मूवीज़ हैं ऑनलाइन चली गई, रेंटिंग और सेलिंग फिजिकली। सो बिजनेस मॉडल क्या था, पॉजिटिवली इफेक्टेड हुआ। लाइक नेटफ्लिक्स क्या करता था, ऑनलाइन प्रेजेंस पे चला गया, इसको प्राइम की जगह ABC लिमिटेड कर देते हैं। ये क्या थे, ऑफलाइन थे। सो इनका रेवेन्यू तो आफ्टर ऑनलाइन दे आर इन प्रॉफिट, इन लॉस बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन presence. Loss due to offline presence. So ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो यही था फाइनेंसिंग। स्टार्टअप बिजनेस रेज कर रहा है मनी, तो ये बेसिकली प्रेफरेबल है कि बताना कि हाउ मच मनी हैज़ बीन ऑलरेडी बीन रेज्ड, कितनी मनी आप पहले रेज कर चुके हो, किसने आपके अंदर इन्वेस्ट किया है और कब किया था। अगर आपकी कोई मनी आपने अभी तक नहीं की है तो उसका एक्सप्लेनेशन दो कि हाउ मच वर्क हैज़ बीन इंक्लूड विद द हेल्प ऑफ मिनिमम फंडिंग द कंपनीज मैनेज टू रेज। बेसिकली अगर आपने कोई मनी अभी तक रेज नहीं की है तो एक्सप्लेनेशन दो कि कितनी आपकी फंडिंग हो चुकी है अभी तक और कितना आप काम कर चुके हो उस फंडिंग के थ्रू। और इफ़ द इन्वेस्टर्स लाइक टू सी द एंटरप्रेन्योर्स हु इन्वेस्ट इन देयर मनी, अगर वो इन्वेस्टर को देखना चाहते हैं जिसने आपके इसमें बिजनेस में पैसा डाला है। प्रमोटर ई पिचिंग टू रेज द कैपिटल, तो प्रमोटर बेसिकली पिच करेगा रेज कैपिटल करने के लिए, और हाउ मच इज़ लुकिंग टू रोज, कितना आप रेज करना चाहते हो ये भी हमें बताओ। तो ये सारे सवालों के जवाब बेसिकली हमें देने पड़ते हैं किसी भी बिज़नेस को करने से पहले। सो आज की वीडियो में दोस्तों इतने डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियोस लंबी हो जाएंगी और आप उसको देखते हुए आप बोर हो जाओगे। छोटी वीडियो इसलिए रख रहे हैं ताकि आप उसको देख के रिवाइज कर सको उसी दिन। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाकी के आप लेक्चर्स हैं CA फाइनल के सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं और उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।